एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्ज़ाम इनसाइड। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, जो कि बिहार एसएससी प्रथम स्नातक स्तरीय पीटी परीक्षा, जिसका डेट है आपको 18/12/2011 को संपन्न हुई थी, जिसके सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो, जो लोग भी नए हैं उनको ये बता दिया जाए कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है। तो उससे पहले हम लोग एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें आपको PYQs के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स बिहार एसएससी ने कंडक्ट करवाए हैं उसके सारे वीडियोज़ आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये अभी हमने स्पार्क पब्लिकेशन के सेट को स्टार्ट करवाया है। अगर आप लोग बोलेंगे तो इसकी प्रैक्टिस सेट भी आएगी। और अभी PYQs को हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें आपको कुल टोटल 33 सेट्स होने वाले हैं, जिसमें अभी 9 सेट्स आ रखे हैं और ये आपको 10वां सेट है। तो जो लोग भी नए हैं प्लीज़ जाके चैनल को विज़िट करिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा वो प्लेलिस्ट और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि PYQs को बिना देखे आप लोग एग्ज़ाम में तो जा नहीं सकते हैं और क्वेश्चन बनाने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यही पूछेगा ना। अगर आप लोगों को एक आइडिया है, जैसे कोई भी एस्पिरेंट हो या कोई नया तैयारी कर रहा हो, ऐसे भी होते हैं ना बहुत लोग जो बिल्कुल एकदम नए हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि क्या सिलेबस है या कहाँ से पूछता है। तो PYQs जब तक नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा। यहाँ आप लोग बहुत कोई सोच रहे होंगे कि 2011 का क्यों देखें, है ना। बहुत सारे के दिमाग में आ रहा होगा कि 2011 का PYQ क्यों देखें, क्योंकि बिहार एसएससी ना बहुत लेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। जैसे देखिए, फॉर्म ही भरे हुए 2 साल हो गया, एग्ज़ाम अभी हो रहा है, तो वैसे ही एग्ज़ाम बहुत लेट कंडक्ट करवाया है और बहुत कम ऐसे एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो 2011 है, ऐसे करके ना सिर्फ 33 ही सेट्स हैं उसके। और बिहार एसएससी सिर्फ अभी इंटर लेवल का नहीं, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए ना बिहार एसएससी के, उन सारों को हम लोग देख लेंगे, ताकि एक आइडिया मिल जाए कि क्या पूछने वाला है या क्या पूछेगा। और जिन लोगों को भी इसका PDF चाहिए, वो लोग आप टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा, ताकि आप लोग खुद से भी क्वेश्चन को बार बार देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। और जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के, तो कमेंट सेक्शन खुला है 24/7, पूछिए, उसका रिप्लाई आपको बिल्कुल मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको, दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मार्क है, ये पेन से मार्क है यहाँ पे, तो इसको रिमूव करना तो पॉसिबल नहीं था। तो क्या करते हैं, इसके डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। इसका सही आंसर क्या है आपको, दक्षिणी सूडान गणतंत्र। क्या है, दक्षिणी सूडान गणतंत्र। आगे देखते हैं, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है। तो इसमें तो हमारे बिहार ने टॉप ही कर रखा है, क्या ही बोला जाए। तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है, तो ये अपना बिहार है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिहार की जो लिटरेसी रेट है वो क्या है बिहार की लिटरेसी रेट, थोड़ा सा मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। और सिर्फ बिहार की लिटरेसी रेट नहीं, बल्कि मेल और फीमेल, पुरुष और महिला दोनों का लिटरेसी रेट बिहार में क्या है ये बताइए। और बिहार की जो लिटरेसी रेट है वो क्या है वो भी बताइए, क्योंकि ये तीनों जो है ना बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा तो आप लोग को भी याद हो जाएगा कि क्या है। आगे देखते हैं, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उनकी राजधानी उस समय का क्या नाम था उसका। तो क्या नाम था, ये था आपको पाटलिपुत्र। क्या नाम था, पाटलिपुत्र। आगे देखते हैं, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, वो कहाँ से संबंधित है आपको, तो वो कहाँ है, बिहार से संबंधित है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए और एग्जाम में नहीं बन रहे हैं ना आपसे, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर बिहार ऑप्शन में दिखे तो मार्क कर दीजिए, नहीं आए तो फिर उसको ऐसे ही स्किप कर दीजिए। ऐसे कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। यहाँ पे तो आपको बिहार से मुख्यमंत्री पूछ रहा है, तो नीतीश कुमार थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो ये 2011 का क्वेश्चन है, तो वहाँ के लिए यहाँ पे आंसर है आपको म्यांमार है, जो कि गलत है। अभी टोटल देश कितने हैं आसियान में, तो ये है आपको 10 देश। और कौन कौन से हैं वो जान लेना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो कौन कौन से हैं आपको देखिए, ब्रुनोई है आपको, जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ब्रुनेल दारुसलाम, वो है आपको। कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओ PDR है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। ये सारा जो लिस्ट है ना आपको, वो वीडियो के लास्ट में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आगे है, उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। ये तो इसका सही आंसर आप लोग खुद ही बता सकते हैं, मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। कहाँ से चुने गए थे, तो ये आपको अपने बिहार से चुने गए थे। कहाँ से, बिहार से। और उनका नाम क्या था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर पूछे कि उनका घर कहाँ था, ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर कहाँ था, तो ये आपको सिवान के जीरादेई विलेज से था। कहाँ से था, सिवान के जीरादेई विलेज से। आगे है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था आपको हमारे पटना में। कहाँ हुआ था, पटना में। और अगर ईयर पूछ दे कि कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था 22 दिसंबर
1666 में, आई थिंक 22 दिसंबर 1666 में। आगे है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, देखिए यहाँ पे कि 1946, ये जो ईयर है ना, ये भी पूछ सकता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद किस विभाग से थे? ये थे आपको खाद्य एवं कृषि से। किससे थे? खाद्य एवं कृषि से। तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि और भी जो डिफरेंट विभाग थे उनके मंत्री कौन कौन थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू, ये थे आपको उपाध्यक्ष थे, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल से संबंधित थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको गृह मंत्रालय, सूचना और प्रशासन से थे, सूचना और प्रसारण से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको कृषि और खाद्य विभाग से थे। आसफ अली, ये आपको रेलवे और परिवहन से थे। जगजीवन राम, ये आपको श्रम विभाग से थे। सी राजगोपालाचारी, ये आपको शिक्षा और कला से थे। अब्दुल रब निस्तार, ये आपको डाक और वायु विभाग से थे। इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगार, ये आपको वाणिज्य विभाग से थे। बस इतना याद रखिएगा, इब्राहिम इस्माइल, तो ये आपको वाणिज्य विभाग से। लियाकत अली, ये आपको वित्त मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल, कानून मंत्री थे। CH भाभा, ये आपको माइंस और शक्ति मंत्री थे। बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री थे। तो अभी आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इतने सारे मंत्री हैं, सबका विभाग याद रखना है, तो नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब जैसे इसमें याद रख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, इनका तो बहुत ज़रूरी है। ये आपको बाबू जगजीवन राम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर इसमें आपको आ जाते हैं लियाकत अली, वित्त मंत्री थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री। इंडिया और पाकिस्तान का वॉर जो हुआ है, तो हो सकता है इससे पूछ दे कि बलदेव सिंह से रिलेटेड, मतलब अगर हिस्ट्री और प्रेजेंट को रिलेट करेगा तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस को बना सकता है। तो बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री, इसका भी आपको लास्ट में मिल जाएगा एक नोट टाइप का, वहाँ से आप लोग उसको याद कर सकते हैं। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये मैंने अभी आपको बता दिया है। आगे देखते हैं। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्न में से कौन सा था? तो ये कौन सा देश था? इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन डी। ये कौन सा था? न्यूजीलैंड था। ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की थी? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे, कौन से क्षेत्र में की थी? तो ये है आपको ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्साधीकरण। आगे देखते हैं। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा था? इच्छा मृत्यु मतलब सुसाइड अगर करने वाला है तो उसको कानूनी रूप देने वाला कौन सा है? तो ये है आपको कौन सा देश बन गया था? ये नीदरलैंड था। कौन सा देश? नीदरलैंड था। आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपको चुनाव आयोग। क्या है? आपको चुनाव आयोग है। आगे देखते हैं। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो दावोस कहाँ पे है आपको? दावोस कहाँ पे है आपको? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपको स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। आगे देखते हैं। अगर आपको यहाँ पे जैसे देखिए कि अभी अभी हमने पढ़ा ना ये चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग के बारे में अगर थोड़ा सा और भी जानना है, जैसे इससे जो पूछा जाता है मेन क्वेश्चन, वो आपको इसका आर्टिकल पूछा जाता है। तो चुनाव आयोग से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? ये है आपको 324, आर्टिकल 324 रिलेटेड है। आगे देखते हैं। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाई बारकर कप प्रदान किया जाता है? वाई बारकर कप प्रदान किया जाता है आपको। तो इसका सही आंसर क्या है? मुक्केबाजी। क्या है? मुक्केबाजी। आगे देखते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु तथा झेलम, ऑप्शन बी झेलम तथा चिनाब, ऑप्शन सी चिनाब तथा रावी, या ऑप्शन डी रावी तथा व्यास। तो इसका सही आंसर क्या है आपको? सिंधु तथा झेलम। क्या है इसका सही आंसर? सिंधु तथा झेलम। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो ये आपको कौन सा है? ये है आपको सन्यासी विद्रोह। इसका सही आंसर क्या है आपको? सन्यासी विद्रोह है। और सन्यासी विद्रोह किससे रिलेटेड है? तो ये आपको आनंद मठ में इसका मेंशन है। और वंदे मातरम का जो सर्वप्रथम है ना, इसी उपन्यास में प्रकाशित किया गया था। वंदे मातरम को सर्वप्रथम इसी उपन्यास में प्रकाशित किया गया था। आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे बन जाते हैं। जैसे महानदी का उद्गम स्थान, तो यहाँ देख लीजिए छत्तीसगढ़ हो गया। गोदावरी का महाराष्ट्र है। ताप्ती नदी का MP है। यहाँ पे कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश दिया हुआ है। कावेरी का आंध्र प्रदेश नहीं है बल्कि कर्नाटका है। कहाँ है आपको? तो कर्नाटका है।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। यहाँ पे गायक है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गंगूबाई हंगल। क्या हो जाएगा, गंगूबाई हंगल हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। तो किसके अनुभवों पर आधारित है, तो ये आपको स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पे। किस पे है, स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पे। आगे देखते हैं, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये आपको कौन होता है, ऑप्शन सी, भारत का प्रधानमंत्री। कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। आगे है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपको कहाँ स्थित है, ये है आपको पुणे में। और अगर मेन पूछे कि पुणे में कहाँ पे, तो ये है आपको खड़गवासला में। अगर ऐसे आपको ऑप्शन में पुणे दिख जाए तो घबराना नहीं है, पुणे हो जाएगा। और अगर खड़गवासला दिखे तो पुणे के खड़गवासला में है। आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। ये कौन था आपको, तो ये थे आपको तात्या टोपे। ये कौन थे आपको, तात्या टोपे थे। और अगर इनके बारे में थोड़ा सा और जानना है कि किसने मित्रघात किया था, तो ये आपको मान सिंह ने किया था। किसने किया था, मान सिंह ने किया था। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में ये हुआ था आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। किसकी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। 1929 का कौन सा सेशन था, तो लाहौर का। कौन सा, लाहौर का। आगे देखते हैं, राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा है ये है आपको ग्राम पंचायतों की स्थापना। किससे जुड़ा हुआ है आपको, ग्राम पंचायत की स्थापना। और अगर पूछ दे अभी आपको कि ग्राम पंचायत कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, इस टाइप का क्वेश्चन, तो किससे रिलेटेड है आपको, ये है आपको आर्टिकल 40 से रिलेटेड। किससे है ग्राम पंचायत, आर्टिकल 40 से रिलेटेड है। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है, तो ये आपको कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। और आपको ना विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है ये। आगे देखते हैं, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। ऑप्शन ए रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी डुरंड रेखा, या ऑप्शन डी स्ट्रेटफोर्ड रेखा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत और चीन के बीच में पूछ रहा है तो ये आपको मैकमोहन हो जाएगा। और अभी रिसेंट में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रहा है, मतलब चल रहा था, तो कौन सा हो जाता, अगर पूछ दे ऐसा करंट को रिलेट करके, तो ये आपको हो जाता है रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन। और अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पूछे तो ये आपको डुरंड रेखा हो जाएगा। यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं। देख लिया, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले वाले वीडियो में हमने 2014, 15, 13 ऐसे करके क्वेश्चंस बनाए हैं, और ये 2011 का क्वेश्चन है। तो कितना ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, अब बहुत बार रिपीट हुआ है कि भारत और चीन के बीच में सीमा, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा। तो यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं, तीनों ऑप्शन के मैंने आंसर बता दिए हैं। नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है। तो पहले इसका जान लेते हैं कि सबका ईयर क्या क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए SLV3 लॉन्च, तो इसका ईयर क्या है आपको, इसका ईयर है आपको 1979। इसका क्या ईयर है, 1979। बांग्लादेश का बनना, तो बांग्लादेश कब बना था, ये तो आपको 1971 में बना था, इंदिरा गांधी की सरकार थी। आगे है सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना, तो ये तो बहुत सारे वीडियोस में हमने कर रखा है, पिछले वाले वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन हो रखा है। तो ये आपको बना था 1975 में। तो यहीं से हम लोग का सारा क्वेश्चन बन जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो किन देशों के समूह से गुजरती है, तो भूमध्य रेखा आपको टोटल गुजरती है 13 देशों से होके, जिनमें आपको आता है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, प्रिंसिप, गैबन, कांगो, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और करावती। तो इसका सही आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, अभी अभी हमने देखा, इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन बी, जिसमें हमने देखा है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। आगे देखते हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत का भ्रमण किया था, किसके टाइम में था आपको, ये आपको था किसके टाइम में, हर्षवर्धन के टाइम में। और जिन लोगों को भी इसमें कन्फ्यूजन होता है कि हर्षवर्धन के टाइम में आया था ह्वेनसांग या उससे पहले मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था, ऐसे बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे एच से ह्वेनसांग होता है और एच से आपको हर्षवर्धन है, तो बस यही याद रखिएगा कि एच से ह्वेनसांग और एच से हर्षवर्धन। आगे देखते हैं, पूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था।
ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये किया था हमारे बिहार के जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। और ये ना आपको इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध में थी, जिसको ना संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। और ये आपको 25 जून 1975 को हुआ था, जब आपातकाल लग गया था ना पूरे देश में। इसके विरोध में जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था संपूर्ण क्रांति। आगे देखते हैं विंग्स ऑफ फायर लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो ये है आपको एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। आगे है भाखड़ा नागल बांध स्थित है। तो भाखड़ा नागल बांध कौन से नदी पे है? ये है आपको सतलज नदी पे। कौन से? सतलज नदी पे है। आगे देखते हैं कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी क्या है। तो राजतरंगिणी क्या है? ये है आपको कश्मीर का इतिहास। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा संभावना है इसकी पूछने की कि कल्हन द्वारा राजतरंगिणी, क्योंकि पीओके और कश्मीर से रिलेटेड हमेशा कोई ना कोई चीज़ अभी न्यूज़ में चल रहा है। तो कश्मीर का इतिहास है आपको कल्हन की जो राजतरंगिणी है। या ये भी पूछ सकते हैं कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो ये है आपको कल्हन। और राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? तो कश्मीर के इतिहास का है। आगे राजा राम मोहन राय संस्थापक है आर्य समाज के, ब्रह्म समाज के, रामकृष्ण मिशन के, या आपको प्रार्थना समाज के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपको ब्रह्म समाज के। कौन से? ब्रह्म समाज के हैं। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको हुई थी 1828 में। कब हुई थी? 1828 में। आगे है मैग्नॉट रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो मैग्नॉट रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो ये है आपको फ्रांस और जर्मनी के। किसके? फ्रांस और जर्मनी के। जो क्वेश्चंस है ना, ये मैंने ना आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी करके। उसके जो विविध भाग है ना, उसमें इसी टाइप के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से सर ने कवर करवाया है अपने बुक में। अगर आप लोग चाहे तो वहाँ से विजिट करके उसको देख सकते हैं। आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैग्नॉट रेखा बहुत लोग पहली बार ही देख रहे होंगे, बट जिनको पता है उस बुक की वैल्यू कितनी है, मतलब इन सब एग्जाम्स के लिए, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप लोग को बुक नहीं देखना है तो वहाँ से जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ईजिली आपका वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। आगे है सतलज नदी का उद्गम है। सतलज नदी का उद्गम कौन से देश में है? तो ये आपको कौन से देश में है? ये है आपको चीन में। कहाँ है? चीन में। और अगर पूछे कि चीन में कहाँ पे, तो ये आपको राकसताल झील है, वहाँ से होता है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा अंगीकार किया था। कब किया था अंगीकार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का? तो ये आपको किया था 22 जुलाई 1947 को। कब किया था? 22 जुलाई 1947 को। और अगर पूछे कि तिरंगा जो ध्वज है हमारा, उसका डिज़ाइन किसने बनाया था? तो वो आपको बनाया था पिंगली वेंकैया ने। किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने बनाया था। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। तो ये आपको कब गाया गया था? 1911 में। 1911 में क्या था? कलकत्ता सेशन चल रहा था। क्या चल रहा था? कलकत्ता सेशन। आप लोग बताइए कि 1911 में जो कलकत्ता सेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे। आगे देखते हैं भारत में श्वेत क्रांति के जनक किनको माना जाता है। तो किसको माना जाता है? डी.वी. कुरियन को। किसको माना जाता है? डी.वी. कुरियन को। या तो इनको डॉक्टर वर्गीस कुरियन बोलते हैं, अगर इनका पूरा नाम जानना है तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन बोलते हैं इनको। श्वेत क्रांति के जनक है ये। और श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है आपको? तो ये आपको दूध से रिलेटेड है। किससे? दूध से। आगे है भारत का राष्ट्रीय फल है। तो राष्ट्रीय फल क्या है? तो ये है आपको आम। क्या है राष्ट्रीय फल? आम। और अभी तो आम का सीजन भी है। आगे देखते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में बोल रहा है यहाँ पे हरित क्रांति का जनक, तो ये हो जाएंगे आपको एम.एस. स्वामीनाथन, जिनका निधन हो चुका है अभी। और अगर पूछे कि विश्व में किसको माना जाता है, तो ये आपको नॉर्मन बोरलुग को। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ना, पहला ऑप्शन जो है आपको नॉर्मन बोरलुग। अगर पूछे विश्व में तो नॉर्मन बोरलुग, और अगर पूछे कि भारत में हरित क्रांति तो एम.एस. स्वामीनाथन। आगे देखते हैं श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन डी। किससे संबंधित है आपको? दोनों से, परमाणु ऊर्जा आयोग से भी और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से भी। आगे देखते हैं राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ पे है। तो ये कहाँ है आपको? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। आगे है वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। तो ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन हो सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक अमृतराज। ये इतना ज़्यादा याद रखने जैसा कुछ नहीं है। आगे है लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये किससे है आपको? टेनिस से। किससे है? टेनिस से। और यहाँ अगर ऑप्शन में देता बैडमिंटन तो टेनिस और बैडमिंटन दोनों हो जाता।
आगे है, वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेल में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2011 का पेपर था ये, लेकिन 2014 में जो होने वाला खेल है उसके लिए भी पूछ रहा है। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर अभी जो चल रहा है, जैसे अभी पेरिस ओलंपिक हुआ या विंटर पेरिस ओलंपिक होता है, तो वो कब होने वाला है, कौन से देश में होने वाला है, ये सब भी थोड़ा सा जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। उस टाइम के लिए इसका सही आंसर है स्कॉटलैंड। आगे है, वृंदावन गार्डन स्थित है। तो वृंदावन कहाँ पे है, आप उस पर मत चल जाइएगा कि वृंदावन कहाँ पे, तो वृंदावन तो मथुरा में है, लेकिन वृंदावन गार्डन तो ये है आपको मैसूर में। कहाँ पे है, मैसूर में है। आगे देखते हैं, उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं तो ये बने हैं आपको अपने बिहार से। आगे है, निम्न में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। आगे है, श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं। तो ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है, ये इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है, ये आपको उस टाइम कर्नाटका के हैं। लेकिन इससे ये समझ में आता है कि अभी अगर रिसेंट में किसी भी स्टेट में राज्यपाल बदले हैं या वहाँ के मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, तो उसको आप लोग एक कॉपी में लिख लीजिए, या जो भी करंट की बुक पढ़ रहे हैं वहाँ पर उसको ज़्यादा ध्यान से पढ़िए। मतलब जो लोग भी इसको स्किप कर देते हैं कि अरे ये देखने जैसा नहीं है, तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि PYQs में पूछा है तो वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। PYQs देखने का मतलब ही यही होता है कि पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा गया है, ताकि हम लोग उसको करंट से रिलेट करके या जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं GS को, उससे ही रिलेट करके समझें कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या पढ़ना चाहिए। तो एंड करते हैं आज की अपनी वीडियो को। जिन लोगों को भी अच्छी लगे, बुरी लगे, जो भी लगे, कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।